Hello students, I am Mukesh Bharti and today I will be discussing with you a very important topic of macroeconomics of class 12th. Okay, and the name of the topic is final goods. Okay, final goods and intermediate goods. Okay, now it is why it is very important because in board exams a question always comes from this topic. Okay, the question comes in the form of differences, right? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आधा डिफरेंस पूछ लिया जाता है, like what is the difference between final goods and intermediate goods, and you have to write 2 or 3 points of differences. Okay, sometimes the questions come like a statement will be given to you. Okay, कोई स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा और बोल दिया जाएगा कि ये स्टेटमेंट इंटरमीडिएट गुड्स है या फाइनल गुड्स है, या पूछ दिया जाएगा कि वेदर दिस विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम और इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट। तो एक इस तरीके से क्वेश्चन आता है। कभी कभी क्या होता है कि व्हेन यू कम टू सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ नेशनल इनकम, then you have to identify the given value as intermediate value और final value. Okay, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी ये काम आता है। दैट इज वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल एक आध क्वेश्चन इससे आ ही जाता है। नाउ व्हाट इज हाउ टू स्टार्ट दिस टॉपिक। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एज यू ऑल नो, गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे हम गुड्स जो बोल रहे हैं ना, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, यहाँ पे सर्विसेज भी इंक्लूड रहेगा। ओके, और इन गुड्स एंड सर्विसेज को किस तरीके से यूज किया जाता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इन गुड्स एंड सर्विसेज को किस तरीके से यूज किया जाता है। इस पे डिपेंड करता है कि ये गुड्स क्या है, फाइनल गुड्स है, या ये गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। तो यूज को समझना, यूज करने वाले कौन कौन से होते हैं, यूज कौन कौन करता है। या तो कंज्यूमर यूज करेगा, या तो कौन यूज करेगा, प्रोड्यूसर यूज करता है। ठीक है, तो याद रखना है कि कंज्यूमर का यूज है, प्रोड्यूसर का यूज, ये जो कंज्यूमर प्रोड्यूसर वो किस तरीके से इनको यूज करते हैं और उनके यूज के बेस पे आप क्या डिसाइड करते हो, फाइनल गुड डिसाइड करते हो या इंटरमीडिएट गुड्स डिसाइड करते हो। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ अ गुड एंड सर्विस। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स किसे कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स, as the name suggests, intermediate is something in between which is not final. Okay, तो इंटरमीडिएट का डेफिनेशन क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स किन गुड्स को कहा जाता है? तो इसके लिए सिंपल 3 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आप देखो क्या है, फर्दर प्रोडक्शन। अगर कोई ऐसा गुड है जिनका यूज किस लिए किया जा रहा है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए किया जा रहा है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा। अगर किसी गुड्स को क्यों परचेज किया जा रहा है, तो रीसेल के लिए, दोबारा बेचने के लिए अगर उसको परचेज किया जा रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। और तीसरा पॉइंट है कि ये जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होना या रीसेल के लिए यूज होना कब होना चाहिए, इन द सेम ईयर। एक साल का ही टाइम है, एक साल में ही फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज हो जाए या रीसेल के लिए यूज हो जाए, उसे हम नॉर्मली क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे। ओके, दिस यू हैव अंडरस्टूड। ओके, अब इसके बारे में तो नॉर्मली एक बार थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। ये जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स के लिए कितने कंडीशन होंगे। पहला कंडीशन, ये गुड्स किस लिए होते हैं, इन गुड्स को प्रोड्यूसर्स के द्वारा क्या किया जाता है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, सेलर्स के द्वारा, ट्रेडर्स के द्वारा ये किस लिए यूज किए, परचेज किए जाते हैं, रीसेल के लिए, एक बार खरीद के दोबारा इनको बेचने का पर्पस होता है। और तीसरा, ये जो फर्दर प्रोडक्शन और रीसेल क्या होना चाहिए, इन द सेम ईयर, इन एक साल का टाइम होता है और सेम ईयर में इनको क्या करना है, रीसेल करना है या फर्दर प्रोडक्शन करना है। ठीक है, ये तीनों कंडीशन अगर है तो वो क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है, जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं विद इन अ प्रोडक्शन बाउंड्री होते हैं। प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज को अगर बनाया जाता है तो उन
फाइनली प्रोड्यूस हो जाना, जैसे मान लो बहुत सारे स्टेप, मान लो कि किसी भी चीज को बनने में कितने स्टेप होते हैं, मान लो 4 स्टेप्स हैं, तब जाके ये फाइनली तैयार होता है। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, इन प्रोडक्शन प्रोसेस के बीच में ही होते हैं, है ना, तभी उनको इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। तो साफ साफ याद रखना, विद इन अ प्रोडक्शन बाउंड्री, अभी फाइनली ये प्रोड्यूस बनकर तैयार नहीं हुआ है, अभी ये बीच के किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में है, अभी इसमें और कोई ना कोई प्रोसेस होना बाकी है, ठीक है, फिर ये आगे चलकर क्या होगा, तैयार होगा। आगे मैं एग्जांपल दूंगा इससे रिलेटेड। ओके, तो पहला पॉइंट है विद इन अ प्रोडक्शन बाउंड्री। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, उसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स और देखने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। देखिए, ये पहला पॉइंट तो आपने देख लिया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आपके लिए क्या है, ये आपको ध्यान में ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट। दूसरा पॉइंट इसमें क्या आपको ध्यान देना है, दूसरा पॉइंट आपको ध्यान देना है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ओके, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। अब ये सब आप कंडीशंस आपको ऊपर वाला ही होगा। जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, ऑयल्स हैं, फ्यूल्स हैं, ठीक है, ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। आप किसी भी चीज को प्रोड्यूस करते हो तो आप उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, फ्यूल्स चाहिए, ऑयल्स चाहिए, ये यूज किया जाता है। ये नॉन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, जिनका जो लाइफ होता है वो नॉर्मली 1 साल से कम ही होता है, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए होता है। ओके, तो ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। या सर्विसेज ऑफ इंजीनियर्स, अगर आप फर्दर प्रोडक्शन के लिए, एक फर्म है जो इंजीनियर का सर्विस हायर कर रहा है, या टेक्नीशियंस का सर्विस ले रहा है, या मैनेजर्स का सर्विस ले रहा है, या मान लो लॉयर्स का सर्विस ले रहा है, या मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्विस ले रहा है, या मान लो आप डॉक्टर्स का सर्विस ले रहा है। ओके, सो ऑल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्विसेज को लेकर, याद रखना, ये एग्जाम में बहुत ये पूछा जाता है। तो जितने भी ये सर्विसेज आप देख रहे हो ना, इन सर्विसेज का यूज किसके लिए किया जा रहा है, फर्म क्यों ले रहा है, फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए एक फर्म इन सर्विसेज को यूज कर रहा है। इसीलिए इन सारे सर्विसेज को और इन गुड्स को क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, है ना, रॉ मटेरियल, ऑयल्स, फ्यूल्स और ये सारे सर्विसेज फर्दर प्रोडक्शन के लिए। तीसरा, जो ट्रेडर के साथ जो गुड्स, ट्रेडर्स का काम ही क्या होता है, ट्रेडर्स क्या करते हैं, किसी भी चीज को खरीदते हैं और फिर उसको आगे किसी और कंज्यूमर्स को या कस्टमर को बेच देते हैं। तो यानी ट्रेडर्स जो भी गुड्स को खरीदते हैं वो किस लिए होता है, रीसेल के लिए। ऊपर मैंने कंडीशन बताया था कि रीसेल के लिए जो भी चीजें होती है वो क्या होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं। दिस इज ऑल्सो क्लियर। ओके, अब आपको क्या ध्यान देना है, तीसरा पॉइंट, जितने भी ड्यूरेबल गुड्स हैं, ये पॉइंट भी एग्जाम में बहुत डिबेटेड टॉपिक है, कि ऑल द ड्यूरेबल गुड्स which is used by government for military purposes, okay, like car, trucks, buildings, aircraft, submarines and other armaments, all these things are used for military purposes and these goods are called intermediate goods. Now the question basically comes कि why these goods are called intermediate goods, क्यों कहा जाता है इन्हें। अब इसका आंसर ये है कि भाई आप इन सब गुड्स का यूज क्यों हो रहा है ना, तो इन सब गुड्स का यूज हो रहा है किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज के लिए, यानी कहीं ना कहीं फर्दर प्रोडक्शन का मामला है। ओके, फर्दर प्रोडक्शन, पब्लिक को सर्विस दिया रहा है, पूरे कंट्री को डिफेंस सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, तो फर्दर प्रोडक्शन का मामला है। इसलिए इन सर्विस, इन ड्यूरेबल गुड्स को भी हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड। देखो, ड्यूरेबल गुड जब हम बोलते हैं ना, तो ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या होता है, जो 1 साल से ज्यादा के लिए होते हैं। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स के लिए आगे के वीडियो में बनाऊंगा, नॉन ड्यूरेबल गुड्स के लिए नॉर्मली क्या होता है, जो 1 साल से कम के लिए होता है। तो ये समझ में आ गया। तो पहला पॉइंट क्लियर है, ये क्या है, विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री, अभी इनमें और प्रोडक्शन के स्टेप्स बाकी होते हैं। दूसरा क्या समझ में आ गया, ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स, ऑयल्स, फ्यूल्स
और सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, टेक्नीशियन, मैनेजर्स, लॉयर्स, सीएज, है ना, ये सब फर्दर प्रोडक्शन के लिए होते हैं, इसलिए ये इंटरमीडिएट है। ये रीसेल के लिए होते हैं, इसलिए इंटरमीडिएट है। और ये जो मिलिट्री पर्पसेस के लिए सारे जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, ये फर्दर प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस सर्विसेज के लिए है, इसलिए क्या है, ये इंटरमीडिएट गुड्स है। ओके, तो अब हमें, ये तो हमने देख लिया। अब आपको क्या देखना है, इसके बारे में दो पॉइंट्स आपको देखने हैं और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ओके, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज, ओके, व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज, दो पॉइंट आपको इसमें देखने हैं। ओके, और ये दो पॉइंट क्या है, देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट्स क्या है कि गुड्स यूज्ड अप इन द सेम ईयर आर इंटरमीडिएट गुड्स। तो यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी रूप से याद रखना है। ओके, कि इन द सेम ईयर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जितने इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब या तो वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए हो या तो वो रीसेल के लिए हो, उनका यूज क्या हो जाना चाहिए, सेम ईयर में अगर यूज हो रहा है, एक साल के अंदर अगर यूज हो रहा है, तभी वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स हैं। और अगर मोर देन 1 ईयर हो जाते हैं, अगर एक साल से ज्यादा, अगर वो अभी इंटरमीडिएट गुड्स है, लेकिन अगर उनका स्टॉक या वो एक साल से ज्यादा अगर उनका लाइफ हो जाता है, तो वो क्या बन जाते हैं, फाइनल गुड्स बन जाते हैं। क्योंकि एक साल से ज्यादा जो चीजें होती हैं, वो स्टॉक का फॉर्म ले लेती है, और स्टॉक का फॉर्म किस रूप में चला जाता है, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में चला जाता है। तो इट सिंपली मीन्स that all the goods which are to be taken as intermediate goods has to be used as have to be used in 1 year or in the same year. Okay, then only then it will be called intermediate goods. And if those goods which you are taking as intermediate goods, if some part of it remain for more than 1 year, then it will be called final goods as it become a part of investment. This is what you have to keep in mind. Okay, एक साल के अंदर यूज हो जाते हैं, तो वो क्या है, इंटरमीडिएट है, अदरवाइज वो क्या हो जाएंगे, फाइनल गुड्स हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट इसमें क्या याद रखना है कि ऑल गुड्स एंड सर्विसेज which are purchased by one production unit from another production unit for resale। जैसे यहाँ पे फिर कॉन्सेप्ट आ गया, एक प्रोडक्शन यूनिट purchases from another production unit for resale and for further production, then it will be called intermediate goods। ओके, तो ये कुछ कंडीशंस आपको साफ साफ समझ में आ गया, ठीक है, सिंपल। इंटरमीडिएट के लिए तीन कंडीशन हो गया। पहला क्या हो गया, फर्दर प्रोडक्शन हो गया। दूसरा क्या हो गया, रीसेल हो गया। और तीसरा क्या हो गया, क्या रहना चाहिए, इन द सेम ईयर रहना चाहिए। और इसमें गुड्स भी हो सकते हैं, प्लस इंटरमीडिएट गुड्स में क्या हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकते हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, अब इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके, इन एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ओके, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल वी विल सी, फर्स्ट एग्जाम्पल, ओके, वी विल सी फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, व्हीट यूज्ड बाय अ फ्लोर मिल। ओके, व्हीट यूज्ड बाय अ फ्लोर मिल। अगर आटा बनाने वाला एक कारखाना है, मिल है, ओके, तो वो क्या करता है, मार्केट से व्हीट खरीदता है और व्हीट को किस में कन्वर्ट कर देता है, फ्लोर में कन्वर्ट कर देता है। तो कहीं ना कहीं व्हीट को फर्दर प्रोड्यूस किया जाता है, किस में, फ्लोर में। तो कहीं ना कहीं व्हीट का फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। इट्स वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अगर मान लो कि व्हीट है एंड व्हीट इज बीइंग परचेज्ड बाय अ ग्रोसरी शॉप, तो एक दुकानदार एक ग्रोसरी शॉप में व्हीट को क्यों खरीदा जाता है, दुकान में बेचने के लिए, रीसेल के लिए। दैट इज वाई यहां भी व्हीट क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स होगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो है क्या है, चॉक्स एंड डस्टर्स परचेज्ड बाय अ स्कूल। अब आप ये देखो, आप स्टूडेंट्स हो, आपके स्कूल में चॉक्स एंड डस्टर्स का यूज होता है आपको पढ़ाने के लिए, यानी सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए। तो चॉक्स एंड डस्टर का प्रोडक्शन कंजप्शन कैसे होता है कि टीचर आपको पढ़ा रहा होता है, पढ़ाते के साथ साथ चॉक खत्म हो रहा होता है,
या डस्टर्स को हम यूज करते हैं तो यूज के साथ साथ डस्टर्स भी क्या होता रहते हैं, कंजप्शन इसका होता रहता है। चॉक्स एंड डस्टर्स आर यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन ऑफ टीचिंग, है ना, ये पढ़ाते पढ़ाते इनका कंजप्शन होता रहता है, और ये एक साल के अंदर यूज्ड अप इन द सेम ईयर, एक साल के अंदर ये क्या हो जाते हैं, यूज्ड अप हो जाते हैं। तो फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं और एक साल के अंदर खत्म भी हो जाते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। बट यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि अगर ये चॉक्स एंड डस्टर्स, फॉर एग्जांपल एक स्कूल है वो 200 डस्टर्स खरीद के लाया, बट एक साल में कितना डस्टर यूज हो पाया, 150, और 50 जो डस्टर है, 50 डस्टर्स फॉर नेक्स्ट ईयर चला गया, है ना। तो याद रखना एक साल में 150 यूज हुआ तो ये 150 ही इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा, और ये जो 50 डस्टर है जो नेक्स्ट ईयर चेंज इन स्टॉक का फॉर्म ले लिया, स्टॉक के रूप में चला गया, ये स्कूल के लिए क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और ये 50 डस्टर्स क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स का फॉर्म ले लेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में बिजनेस, प्रोडक्शन के साथ साथ जैसे इलेक्ट्रिसिटी का यूज साथ साथ ही होता रहता है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम प्रोडक्शन पहले करते हैं और एक साल के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करते रहते हो साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम होती रहती है। तो इट मीन्स व्हाट, यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, साथ में कंज्यूम हो जाता है, इसलिए क्या है, ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये भी क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। नेक्स्ट आपका डेप्रिसिएशन, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, डेप्रिसिएशन को नहीं समझ पाते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड असेट, देखो डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड असेट का मतलब क्या है कि अगर मान लो 10 लाख का कोई मशीनरी है, ओके, और एक साल के अंदर मान लो 1 लाख का क्या लग गया, डेप्रिसिएशन लग गया। तो डेप्रिसिएशन का मतलब हुआ अब कितना मशीनरी बचा, कितने लाख का बचा, 9 लाख का। 1 लाख का डेप्रिसिएशन का मतलब 1 लाख का वैल्यू कम होने का मतलब वो मशीन प्रोडक्शन करते करते 1 लाख रुपए के वैल्यू के बराबर यूज हो चुका है। यानी कहीं ना कहीं जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है यूज्ड अप, वो फिक्स्ड एसेट यूज्ड अप हो जाता है ना, इन द सेम ईयर, इन द सेम ईयर फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करते करते उतनी कैपेसिटी यूज हो जाती है, तो इसीलिए ये भी क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स होता है। तो ये सारी चीजें, ये सारा एग्जाम्पल है, इन सारे एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलेंगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, फाइनल गुड्स। ओके बच्चों, देखो फाइनल गुड्स की जब हम बात करते हैं, ओके, जब हम फाइनल गुड्स की बात करते हैं तो इसके क्या कंडीशन है ये हमें ध्यान में रखना है। ओके, फाइनल गुड्स में क्या कंडीशन है ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब फाइनल गुड्स में आपको क्या ध्यान रखना है, फाइनल गुड्स में क्या ध्यान रखना है, फाइनल गुड्स में क्या कंडीशंस होते हैं, देखो 2 कंडीशन होते हैं इसमें। फाइनल कंजप्शन, फाइनल गुड्स का मतलब होता है कि अब चीजें रेडी हो चुकी है। फाइनल गुड्स का सिंपली मतलब क्या हो गया, अब जो गुड्स हैं वो रेडी फॉर यूज हैं, बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, अब आपको जाना है, उसको खरीदना है, आपको यूज करना है, रेडी फॉर यूज है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड फाइनल कंजप्शन। तो अगर गुड्स को फाइनल कंजप्शन के लिए खरीदा जाता है या फॉर इन्वेस्टमेंट, तो फाइनल कंजप्शन के लिए कौन खरीदता है, तो ये रखना है फाइनल कंजप्शन के लिए खरीदने वाला कौन है, कंज्यूमर्स। वो किसी भी चीज, देखो कंज्यूमर्स गुड्स को खरीदे, पहले भी बताया मैंने, या कंज्यूमर्स किसको खरीदे, सर्विसेज को। कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को ऑब्वियस सी बात है किस लिए खरीदते हैं, फाइनल कंजप्शन के लिए खरीदते हैं। तो कंज्यूमर के द्वारा खरीदा गया गुड्स एंड सर्विस, ऑल दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड फाइनल गुड्स, ये रखना। और अगर प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट के लिए चीजों खरीदे, देखो इन्वेस्टमेंट के लिए जितने भी चीजें होते हैं उसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स उन चीजों को बोला जाता है जो सरवाइव, जिनका लाइफ होता है फॉर मोर देन 1 ईयर, क्या होता है, फॉर मोर देन 1 ईयर।
तो प्रोड्यूसर वैसे चीजों को खरीद रहे हैं जिनका लाइफ मोर देन 1 ईयर है। जैसे मान लो कोई भी मशीन है ना, क्या है, कंप्यूटर है, ओके, ट्रैक्टर्स है, ओके, कार्स है। तो ये खरीदने वाला कौन है? प्रोड्यूसर्स है, ओके। किस लिए खरीद रहा है? इन्वेस्टमेंट करने के लिए खरीद रहा है। तो अगर प्रोड्यूसर के द्वारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो चीजें खरीदी जाती हैं, कैपिटल गुड्स खरीदी जाती हैं, वो क्या होता है? फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स का दो कंडीशन हो गया, ये आपको याद रखना, ओके। पहला कंडीशन क्या हो गया? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो किसके लिए खरीदे जाते हैं? फाइनल कंजप्शन के लिए खरीदे जाते हैं। फाइनल गुड्स वो होते हैं जो किस लिए खरीदे जाते हैं? प्रोड्यूसर्स के द्वारा, फर्म के द्वारा इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदे जाते हैं, ठीक है। आपको कंडीशन समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट देखिए क्या है? ऑल ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल कंज्यूमर, ड्यूरेबल का मतलब मैंने बताया था जो 1 साल से ज्यादा चलता है, ओके। ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स हु विच लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर, ओके। तो यहाँ पे देखो साफ साफ कंज्यूमर है, तो मैंने ऊपर ही बता दिया कि कंज्यूमर गुड्स खरीदे या सर्विस खरीदे वो सब क्या है? फाइनल गुड्स है। तो ऑल ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स लाइक बाइसिकल्स, कार्स, टेलीविजन्स, ये सब क्या है? फाइनल गुड्स हैं। क्योंकि क्यों फाइनल गुड्स हैं? क्योंकि ये क्यों खरीदी जा रही है? फाइनल कंजप्शंस के लिए कंज्यूमर्स आर परचेजिंग ऑल दीज ड्यूरेबल गुड्स फॉर फाइनल कंजप्शन, दैट इज व्हाई दीज आर फाइनल गुड्स, ओके। अब देखिए यहाँ पे ऑल नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। देखो यहाँ पे नॉन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल का मतलब क्या है? जिनका लाइफ 1 साल से कम होता है ना। तो नॉन ड्यूरेबल सर्विसेज मैंने बता ही दिया। सर्विसेज का मतलब डॉक्टर का सर्विस, टीचर का सर्विस, सर्वेंट का सर्विस। सो इफ द कंज्यूमर इज परचेजिंग और बाइंग मिल्क, ब्रेड, पेन, शॉप्स, सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, टीचर्स, तो ये सब क्या है? तो ये सब कंज्यूमर्स वाला आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया जो मैंने बताया था। तो ये कंज्यूमर्स के लिए जितने भी गुड्स हैं, है ना, गुड्स प्लस सर्विसेज कौन खरीद रहा है? कंज्यूमर, फाइनल कंजप्शन के लिए, इसलिए क्या हो गया? फाइनल गुड्स। बट यहाँ पे तीसरा इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट आ गया कि ऑल कैपिटल गुड्स। जो कैपिटल गुड्स का मतलब मैंने क्या बताया था? प्रोड्यूसर खरीदते हैं, है ना, और 1 साल से ज्यादा इनका लाइफ होता है। तो ऑल कैपिटल गुड्स यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स लाइक मशीन, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, ये फाइनल गुड्स क्यों होते हैं? क्योंकि इनका मकसद, इनका जो मोटिव होता है वो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा गया जो कैपिटल गुड्स है वो क्या कहलाएगा? फाइनल गुड्स कहलाएगा, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका भी दो पॉइंट है, वो हम दो पॉइंट देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका दो पॉइंट क्या है। इसका दो पॉइंट क्या है देखिए। फर्स्ट पॉइंट वही जो हमने इंटरमीडिएट गुड्स में भी इसको डिस्कस किया था, ओके। फर्स्ट पॉइंट क्या है? अगर फॉर मोर देन 1 ईयर वाला पॉइंट हो गया। अगर 1 साल से कोई भी गुड्स है, अगर फर्म के साथ कितने टाइम के लिए? फॉर मोर देन 1 ईयर, तो वो फाइनल गुड्स हो जाता है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट का फॉर्म ले लेता है। और यही मैंने क्या पढ़ाया था? अगर लेस देन 1 ईयर के लिए है, लेस देन 1 ईयर के लिए है, तो वो क्या हो जाता था? इंटरमीडिएट गुड्स हो जाता था। ये ईयर वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दूसरा, अगर वन प्रोडक्शन यूनिट दूसरे प्रोडक्शन यूनिट से कोई गुड्स खरीदता है, लेकिन किस पर्पस क्या होता है? अगर इन्वेस्टमेंट है, तो वो क्या हो जाता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? फाइनल गुड्स हो गया। लेकिन यही क्या बताया था? अगर एक प्रोडक्शन यूनिट दूसरे प्रोडक्शन यूनिट से रीसेल के लिए खरीदता है, या किसी सर्विसेज को किसके लिए? फर्दर प्रोडक्शन के लिए अगर खरीदता है, तो वो क्या हो जाता था? इंटरमीडिएट गुड। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, ओके। अब हमें क्या करना है? अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें देखने हैं, ओके। वो एग्जाम्पल्स हम लोग समझ लेते हैं। वो एग्जाम्पल्स में क्या है देखो, पहला फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, ओके,
फर्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या है, वीट परचेज्ड बाय अ कंज्यूमर। ओके, वीट परचेज्ड बाय अ, देखो यहाँ पे भी वीट है, लेकिन कौन खरीद रहा है, कंज्यूमर। तो ये वीट जो कंज्यूमर परचेज कर रहा है, इसका मकसद क्या है, फाइनल कंजप्शन। और फाइनल कंजप्शन के लिए यहाँ लिख रखा हूं मैं, फाइनल कंजप्शन के लिए जो चीजें खरीदी जाती है वो क्या होती है, फाइनल गुड्स। फिर यहाँ पे देखो मशीनरी है, मशीनरी कौन खरीद रहा है, फर्म। तो कोई फर्म अगर मशीनरी खरीद रहा है तो उसका मकसद क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट के लिए जो चीजें होती है वो क्या होती हैं, फाइनल गुड्स होती हैं। नेक्स्ट, फर्नीचर एंड कंप्यूटर्स। अगर एक स्कूल है वो पढ़ाने के लिए स्कूल में फर्नीचर खरीदा जा रहा है, कंप्यूटर, तो देखो फर्नीचर और कंप्यूटर का लाइफ भी क्या होगा, क्या होगा, एक साल से ज्यादा के लिए होता है, इसीलिए क्या बन जाती है, इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट के लिए जो चीजें होती हैं वो क्या होता है, फाइनल गुड्स होता है। ओके, अनसोल्ड को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। अनसोल्ड कोल विद द ट्रेडर एट द ईयर एंड। अब देखो एक ट्रेडर है, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, अनसोल्ड कोल, उसके पास कुछ कोल, अगर ऐसे कोल रीसेल के लिए, ऐसे जो एक ट्रेडर है कोल किसके लिए खरीदता है, रीसेल के लिए खरीदता है। और रीसेल के लिए जो खरीदा जाता है वो क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स होता है, ये आपको पता है। लेकिन अब यहाँ पे एक पॉइंट आ गया कि अनसोल्ड, एक साल पूरा हो गया और कुछ अनसोल्ड कोल ट्रेडर के साथ रह गया। तो जब एक साल पूरा हो जाता है तो मैंने बताया था वो क्या फॉर्म ले लेता है, वो इन्वेस्टमेंट का फॉर्म ले लेता है। और जो इन्वेस्टमेंट का फॉर्म ले लेता है वो क्या बन जाता है, फाइनल गुड्स बन जाता है। तो ये जो अनसोल्ड कोल ट्रेडर के पास रह गया एट द ईयर एंड, वो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट गुड हो गया, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, फाइनल गुड्स बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हमारे पास जो लास्ट है वो एक कंपैरिजन चार्ट्स है, छोटा सा, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब एक क्या है, ये है डिफरेंस बिटवीन, ये है आपका डिफरेंस बिटवीन क्या, डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है, ये हमें डिस्कस करना है। तो ये डिफरेंस आपको ऑलरेडी सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, इसलिए फटाफट आपको हम लोग को समझ में आ जाएगा। मीनिंग, तो इंटरमीडिएट गुड्स का मीनिंग क्या होता है, दोज गुड्स विच आर फॉर रीसेल एंड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ये डेफिनेशन हमें पता ही है। फाइनल गुड्स किस लिए होते हैं, या तो फाइनल कंजप्शन के लिए होते हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं, इनका ये डेफिनेशन हो गया, इनका ये डेफिनेशन हो गया। नेचर, हाँ नेचर वाला, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स नीदर, नीदर का मतलब क्या होता है, नो, नो इंक्लूजन, ना ही ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होते हैं, ना ही ये नेशनल इनकम इंक्लूड होते हैं। क्यों नहीं होते, क्योंकि इनका वैल्यू ऑलरेडी किस में जुड़ा हुआ होता है, फाइनल गुड में इनका वैल्यू ऑलरेडी मर्ज हो जाता है। तो इसीलिए ये ना डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होंगे, ना नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे, और फाइनल गुड्स दोनों में इंक्लूड होते हैं, बोथ, है ना, इंक्लूडेड इन बोथ, डोमेस्टिक इनकम में भी इनका इंक्लूजन होगा और नेशनल इनकम में। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, इंटर कोई स्टेटमेंट दे देगा, पूछेगा कि वो डोमेस्टिक इनकम में नेशनल इनकम इंक्लूड होगा कि नहीं। अगर वो स्टेटमेंट इंटरमीडिएट गुड के बारे में है तो नहीं इंक्लूड होगा, और अगर वो स्टेटमेंट फाइनल गुड के बारे में तो इंक्लूड होगा। डिमांड के बारे में क्या है, देखो इंटरमीडिएट गुड का डिमांड क्या होता है, डिराइव्ड डिमांड होता है, डिराइव डिमांड। और जो फाइनल गुड होता है उसका क्या होता है, डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड तो सिंपली समझ में आता है कि फाइनल गुड्स हमारे नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, मतलब हमें किसी चीज की जरूरत है, हम मार्केट में जाते हैं और डिमांड कर लेते हैं, तो डायरेक्टली हम डिमांड करते हैं। लेकिन जो ये इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनका डिराइव डिमांड क्यों होता है, कि मान के चलो कि वीट है, और वीट से मान लो क्या बनाया गया, फ्लोर आटा बनाया गया। तो जब आटे का डिमांड अगर ज्यादा होगा तब वीट का डिमांड, इसको बनाने के लिए तब वीट का डिमांड भी ज्यादा, मतलब वीट का डिमांड किसके डिमांड पे डिपेंड करता है, फ्लोर के डिमांड पे डिपेंड करता है। इसलिए ये जो इंटरमीडिएट गुड का डिमांड होता है वो क्या कहलाता है, डिराइव डिमांड कहलाता है। ओके, अब यहाँ पे लास्ट हमें कुछ और डिफरेंसेस हैं जो हमें देखने हैं।
अब यहाँ पे वैल्यू एडिशन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन की जो बात करते हैं, तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, अभी भी यूज करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, उनमें कुछ स्टेप्स बाकी होते हैं, उनमें और कुछ ना कुछ प्रोसेस होना बाकी होता है, उनमें और कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होना बाकी होता है। तो इंटरमीडिएट गुड्स में जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला था कि एक मोबाइल डीलर है, ओके, ये 5,000 का मोबाइल खरीदता है और 5,000 के मोबाइल को 7,000 में बेच देता है। तो कहीं ना कहीं इस मोबाइल में 2,000 का क्या हुआ, वैल्यू एडिशन हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में वीट को खरीदा जाए, एक फ्लोर मिल है, वो 5,000 के वीट को खरीदता है और उसको 8,000 के फ्लोर, वीट को 8,000 के फ्लोर में कन्वर्ट कर देता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 3,000 का वैल्यू एडिशन हुआ। तो वैल्यू एडिशन इंटरमीडिएट गुड्स में होता है क्योंकि ये रेडी नहीं होती है, और फाइनल गुड्स ऑलरेडी रेडी होते हैं, इसलिए इनमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता। नो वैल्यू इज एडेड टू फाइनल गुड्स, ओके। प्रोडक्शन बाउंड्री के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स आर विद इन द प्रोडक्शन प्रोसेस because the whole steps have not been completed and final goods have already crossed all the steps of production. ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन, इसका जो फॉर्म चेंज होता है, जैसे देखो एग्जांपल में यहाँ पे वीट है और वीट क्या बन जाता है, वीट फ्लोर बन जाता है। इनका फॉर्म वीट से क्या बन गया, फ्लोर बन गया, ठीक है। जैसे मिल्क है, मिल्क से क्या बन जाता है, और टी बन जाता है। तो इनका फॉर्म क्या होता है, मिल्क का इंटरमीडिएट गुड में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, दूसरा फॉर्म ले लिया। तो इंटरमीडिएट गुड्स में ट्रांसफॉर्मेशन होता है लेकिन फाइनल गुड में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। एग्जाम्पल बहुत सारा है, अगर मिल्क है उसे डेयरी शॉप खरीदता है रीसेल के लिए, तो रीसेल वाला क्या हो जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाता है। और वही अगर मिल्क है हाउस होल्ड खरीदता है फाइनल कंजप्शन के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स हो जाता है, ओके। अब हमें क्या करना है, इसी के साथ ये लगभग लगभग खत्म ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक लास्ट नोट है, ये कभी कभी ऐसे ही थोड़ा सा इसको हम लोग ज्यादा उतना ये नहीं है लेकिन हम लोग बता देते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक नोट्स है जो हम देख लेते हैं। यहाँ पे इस नोट के रूप में क्या है कि द सेम गुड कैन बी बोथ एन इंटरनेशनल इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स। याद रखना कि एक ही गुड इंटरमीडिएट भी हो सकता है और सेम गुड क्या हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है। ये डिपेंड किस पे करता है, ये यूज पे करता है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे देखो, मिल्क है, अगर ये मिल्क रीसेल के लिए डेयरी शॉप के द्वारा खरीदा जा रहा है तो ये क्या इंटरमीडिएट गुड्स है। और यही मिल्क है, अगर इसे हाउस होल्ड के द्वारा फाइनल कंजप्शन के लिए खरीदा जाता है, क्या हो जा रहा है, फाइनल गुड्स हो जा रहा है। यानी सेम गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकते हैं और फाइनल गुड्स भी हो सकते हैं, ओके। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा समाप्त होता है, और आई फील दैट you all have understood the concept, but if you have any question you can give your questions in the comment box. I will definitely try to answer your questions and I'll make more videos in economics. So if you want my videos to reach you, so please subscribe and like my videos and subscribe my channel. Thank you very much.